नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी सुन रहे हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा। आज तारीख है 19 जनवरी 2022। बीच में किन्हीं कारणों से यह पुस्तक छूट गई थी और हमने इसके 7 भाग पढ़ लिए थे। शक्य की ओर जो लास्ट हमारा टॉपिक था, जैसे मैंने कहा, इस यात्रा वृत्तांत को उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट जो आपकी क्लास है उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया है, तो उसे रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग यदि ये वीडियो पहली बार भी देख रहे हैं तो इसके जो बाकी भाग हैं वो प्लेलिस्ट में मैंने एकदम सही क्रमबद्ध रूप से लगा दिए हैं। आप वहां से उनको सुन सकते हैं। तो उसका आगे का जो यात्रा वृत्तांत है वो हम आज की कक्षा में जानेंगे। शक्य की ओर जो प्रदेश है वहां पर यात्रा कर रहे हैं राहुल सांस्कृत्यायन अपने मित्र के साथ। अब जिस स्थान का वर्णन पढ़ेंगे, आज की कक्षा में सुनेंगे, उसका नाम है मवजा। तारीख यहाँ पर उन्होंने डाली हुई है और आपकी जो हाल ही में 26 दिसंबर 2021 को नेट परीक्षा आयोजित हुई थी, उसके अंतर्गत मेरी तिब्बत यात्रा से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार आग्रह कर रही हूँ कि आपके सिलेबस में जो रचनाएं लगी हुई हैं उन रचनाओं को पूरा पढ़ने का प्रयास करें। अभी हाल ही में आपका पेपर आयोजित हुआ है 19 जनवरी 2022 को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपके पास पर्याप्त समय है अगली परीक्षा के लिए तैयारी करने का। तैयारी किस प्रकार करनी है, किस प्रकार ठंड का प्रकोप जारी है, किस प्रकार आप इन पुस्तकों को तैयार कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर और अन्य सिलेबस को किस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं, इस पर भी वीडियो के माध्यम में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हमारे इस यात्रा वृत्तांत को और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो मवजा नामक स्थान की तरफ अब जो है राहुल सांस्कृत्यायन जी चल दिए हैं। अब वो क्या लिख रहे हैं उसको मैं सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक आपको यह सुनना है। बाकी ये कोई कथा जैसा नहीं है कि आप इसे चलते फिरते सुन लेंगे तो भी समझ में आएगा। आप इसे समझ में तो आएगा, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत अन्य जो कहानियां हैं उनकी अपेक्षाकृत थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब आपकी रुचि इसमें डेवलप होगी और आपको ये अच्छा लगेगा। कोई ये मतलब उस तरीके का जैसा सोचते हैं ना कि यात्रा वृत्तांत तो उसमें क्या होगा जगह, वैसा नहीं। अच्छा है, मतलब सुनने में इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको इसमें भी आनंद आएगा। तिब्बत में सभी भाइयों की एक पत्नी होने से घर और संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। कभी कभी इस नियम का अपवाद भी देखा जाता है। तो इन यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से भौगोलिक परिस्थितियों का तो ज्ञान होता ही है, साथ ही साथ हमें वहाँ की सांस्कृतिक जो प्रवृत्तियां हैं उनका भी ज्ञान होता है। कैसे कि वहाँ सभी भाइयों की एक ही पत्नी होती है ना। अब जैसा कि मैं आपको बार बार कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करती हूँ कि देखिए, पाप और पुण्य, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी परिभाषा भी समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। सभी भाइयों की एक पत्नी होना, अगर वर्तमान में हम इसे हमारे जहाँ हम रह रहे हैं इस स्थान पर इसे देखें तो यह पाप की श्रेणी में आएगा, लेकिन वहाँ यह सामान्य बात है। ठीक है, संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। कभी कभी इस नियम का अपवाद भी देखा जाता है। शक्य के एक महंतराज दंग छेन बंग दुस विंग पो के 2 पुत्रों पद्म दुस दल बंग छुंग और दृग छेन कुंग्रिन छेन ने अलग अलग शादियां की। पीछे एक आध और अपवाद हुए जिससे 4 महल हो गए। पीछे 2 के निसंतान मर जाने से अब फिर 2 महल ही रह गए हैं। परंपरा इस प्रकार है। तो यहाँ राहुल सांस्कृत्यायन जी ने उस परंपरा को दिखाया है कि किस प्रकार उसके वो पारिवारिक क्रम में। लेकिन परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात करूँ तो ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि तिब्बत यात्रा में शक्य की ओर उस परिवार में उस राजा के, ये कोई कहानी नहीं है। तो ये एक ज्ञानवर्धक मतलब तथ्यों का संकलन उन्होंने किया है। और इससे आगे बढ़ते हैं। उनके पुत्रों का क्या नाम था, नाम भी इतने अजीब हैं कि एक तो वो सुनने में अजीब लगेंगे और याद भी नहीं रहने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शक्य के संस्थापक कौन कौन गैल स्वयं गृहस्थ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 पीढ़ी तक ही भिक्षु महंत हुए, इसके बाद फिर गृहस्थ ही महंत होने लगे और अब तक यही प्रथा जारी है। इन मंदिर का महंत कौन रहता था? जो गृहस्थ होता था।
जब से गृहस्थ महंत होने लगे तभी से उनको दंगछेन महात्मा की पदवी मिली। तो जब गृहस्थ महंत होने लगे तो उन्हें कौन से महात्मा की पदवी मिली, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। दंगछेन। दंगछेन का क्या मतलब होता है? दंगछेन का मतलब होता है महात्मा। कौन से महात्मा? जो गृहस्थ हो और जिन्हें महंत की पदवी मिलती हो। आर्य समाज में भी गृहस्थ महापुरुष को स्वामी ना कह सकने के कारण महात्मा का नाम पहले पहले महात्मा मुंशीराम को और फिर महात्मा हंसराज को दिया गया। तो ये आर्य समाज की जब स्थापना हो रही थी तो क्या है कि आप गृहस्थ को महात्मा नहीं कह सकते, सॉरी, गृहस्थ को स्वामी नहीं कह सकते। स्वामी जी किसको कहते हैं? जो योगी होता है। इसीलिए सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसको दी आर्य समाज में? मुंशीराम को और फिर महात्मा हंसराज को। यही नाम पीछे महात्मा गांधी के मत्थे मड़ा जाकर इतना प्रसिद्ध हुआ। तो ये महात्मा शब्द महात्मा गांधी कैसे हो गए? उनको भी तो ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी ना, तो इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने दी थी शायद, तो तभी से इतना प्रसिद्ध हो गया। भौंट के सक्के महंत राजों के नाम, इस नाम को प्राय 6 शताब्दियों से अपनाया है। उत्तराधिकार के नियम क्या हैं? इस पर प्रकाश डालते हुए राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि दोनों महलों में ज्येष्ठ संतान उत्तराधिकारी होता है। 2 होने पर आयु में बड़ा गद्दी पर बैठता है। उदाहरणार्थ वर्तमान महंतराज दंगछेन ठिनलेरिनछेन के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र कुनरिंगछेन गद्दी पर न बैठ फुनचोंग महल के लामा जमयल कुनगेलछेन गद्दी पर बैठेंगे। उनके बाद कुनगिरिंगछेन का नंबर आएगा और फिर 5 वर्ष का बालक कुनगे सोनम उत्तराधिकारी होगा। दोनों महलों में कोई ज्येष्ठ संतान न होने पर ही कनिष्ठ संतान उत्तराधिकारी हो सकेगा। 13 तारीख को ही फुनचोंग के लामा का बुलावा आया था, किंतु उस दिन और कामों के कारण नहीं जा सके। 14 तारीख को 12 बजे चले नदी पार हो महाबिहार डोमलाफोंग की बगल से होते हुए प्राय मील भर चल हम फुनचोंग पहुंचे। तिब्बत के दस्तूर के मुताबिक आधा घंटा प्रतीक्षा गृह में इंतजार करना पड़ा, फिर भीतर गए। लामा कान में फिरोजा जड़ित कुंडल पहने एक बड़े सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने हंसते तथा हमारे लिए रखे आसन की ओर इशारा करते हुए हमारा स्वागत किया। हमने भी ऋण पहुंचे रत्न अच्छी तरह विराजमान हैं कहकर आसन ग्रहण किया। ऋण पहुंचे जुदनु यो वेवे। हमारा आसन उतना ही नीचा था जितना लामा का ऊंचा। लामा की उम्र 35 वर्ष है। इनकी 2 बड़ी कन्याएं और 2 छोटे पुत्र हैं। संतानें पिता से बहुत सुंदर हैं। सोचा माँ के अनुरूप होंगी, किंतु पीछे माँ को भी देखने पर घृणाक्षर न्याय ही कहना पड़ा। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वहीं रहे। लामा बड़े मधुर स्वभाव के हैं। बातें तरह तरह की होती रही, कभी भारत में बुद्ध धर्म के बारे में, कभी मंत्रयान के बारे में और कभी सक्के के पुराने लामों के बारे में। बीच में उनके तथा बच्चों के कितने ही फोटो लिए। चलते वक्त चावल और आधी भेड़ का मांस भेंट में मिला। यह भी आग्रह हुआ कि दूसरी बार आने पर ही हमारे यहाँ ठहरा जाए। फोटो लेने के बाद हमारे लिए एक ऊंची कुर्सी, इतनी ऊंची कि पैर जमीन पर नहीं पहुंचता था, रखी गई। इस महल से यदि हमें कोई शिकायत हो सकती थी तो आसन की। मैं यद्यपि तवित्त में इसकी गुंजाइश नहीं, सो वह भी रफा हो गई। लोगों ने टिन में बंद कुछ खाने की चीजें लामा को चढ़ाई थी, किंतु यहाँ वालों को तो बिस्कुट छोड़ मालूम नहीं कि इनमें क्या है। हमारे सामने बिस्किट के अतिरिक्त पनीर, चॉकलेट के डिब्बे रखे गए। पनीर के डिब्बे को खोलते हमने अपने हाथ के बाएं अंगूठे में गहरा घाव कर लिया, जिसका चिन्ह पुनचोंग ब्रंग के लामा के सुमधुर स्वागत की अच्छी स्मृति रहेगी। ठीक है, तो ये एक लामा से मिलते हैं। अब ये सब कुछ ना कुछ पुराने तामपत्र, पुस्तकें और विशेषतः एक ग्रंथ है प्रमाणवर्तिका, उसकी खोज में घूम रहे हैं। अब जो स्थान है जिसका वर्णन है वो है तेरसा, जिसे इन्होंने तिंगरी के नाम से भी जाना जाता। उस स्थान का इन्होंने वर्णन किया है। उस वर्णन को हम पढ़ेंगे। 14 अक्टूबर को विचार हुआ वर्ती अलंकार का फोटो ले लें। कुछ थोड़े से फोटो लिए, किंतु छत पर होने पर भी तमाशबीन आ ही गए।
बीच बीच में वह बात भी पूछने लगते। एक तो नौसिखिए फोटोग्राफर ठहरे, फिर फोकस मिलाना, शटर बंद करना, नया फिल्म पैक लगाना आदि इतना काम था कि वह तो अभ्यस्त के लिए भी उस परिस्थिति में मुश्किल था। नहीं कह सकते कितने फोटो ठीक आए होंगे। अब पहले देखिए, अब सोचिए ना, आपके कितनी मेहनत ये लोग करते थे। वर्तमान की तरह मोबाइल हाथ में रहता तो कट कट करके सारी पुस्तकों, सारी बुक्स के फोटोकॉपी ले लेते। और आज हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी हमें एक परीक्षा को पास करना कितना मुश्किल लगता है। अब आप लोग कहोगे मैडम कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन सुविधाएं भी तो उतनी ही बढ़ गई हैं ना। आज आप 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके एक अच्छा मोबाइल ले सकते हैं ना, मिल जाता है 3-4 हज़ार रुपये में, और उसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी पूरा नाम मुझे याद नहीं है, मलिक शायद है आपके नाम में, कमेंट आया, आप तैयारी करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मुझसे जब कमेंट करते हो ना, इस तरीके की बातें आप लिखते हो, कभी कभी थोड़ा सा मैं भी आप लोगों के कमेंट पढ़ के भावात्मक हो जाती हूँ कभी कभी, तो मैं सोचती हूँ हाँ बच्चा अच्छी बात है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो तैयारी प्रारंभ करते हैं ना, कोचिंग में आते हैं, गांव से दूर शहर में पढ़ने आते हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। हाँ, कुछ भाग्य का कह सकते हैं, लेकिन हमारी भी तो कमी है ना। मोबाइल का उपयोग या ये कहें कि सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। मोबाइल में बहुत कुछ ऐसा है जो आपके एक क्लिक पे आ जाता है, न चाहते हुए भी आपको आकर्षित कर लेता है, और मिनटों के बाद आपके घंटे, और घंटे के बाद दिनों, और दिनों के बाद महीनों तक आप उनमें लग जाते हैं देखने में गलत चीज। उतना ही ध्यान इतनी बेहतरीन पुस्तकें मोबाइल पे हैं, सारी विषय सामग्री आपकी मोबाइल पे। नेट परीक्षा की तैयारी की यदि बात करूं तो देखिए, जो हिंदी विषय साहित्य ये जो चैनल है ना, इसकी प्लेलिस्ट में ही मैं इतनी सारी पुस्तकें, इतनी रचनाएं आपको करवा चुकी हूं कि निश्चित तौर पर अगर आप इतना भी पढ़ लेना तो आपको नेट परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता। और जब आप जैसे रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे, नीचे आप अगर कमेंट चेक करते हैं तो आपको बहुत सारे अपने जैसे मित्र ऐसे मिलेंगे जो इस चैनल पे बिल्कुल नए आए थे और धीरे धीरे सफल भी हुए हैं, है ना। पंजाब मास्टर कैडर में उनका सिलेक्शन हुआ, बहुत सारी परीक्षाओं में वो कमेंट कर देते हैं कि हाँ इसमें सिलेक्शन हो गया। तो वो भी, यानी आप तैयारी को शुरू करें तो क्रमबद्ध रूप से करें। आप इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। पुराने पेपर आपके पास हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में, आप मत खरीदिए ना, आप बुक्स में भी पैसा मत लगाइए, लेकिन कम से कम प्लेलिस्ट में से एक रचना को पूरा पढ़िए। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। मैं बिल्कुल तैयार करके आपके सामने हलवा परोस रही हूँ, आपको पैसे भी नहीं खर्च करने, और तैयार हलवा प्लेट में रखा हुआ है। अब खाना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों की ये प्रवृत्ति मैं देखती हूँ कि जो फर्स्ट वीडियो है उस पर तो बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, उसमें से कुछ ही विद्यार्थी होते हैं जो उस पुस्तक को पूरा करते हैं, ठीक है। और ये प्रवृत्ति फिर आपके दैनिक जीवन के सभी कार्यों में पाई जाती है। तो जो ऐसे विद्यार्थी जो पुस्तक पूरा पढ़ते हैं, रचना पूरा पढ़ते हैं, उनके लिए कहीं से भी कैसा भी प्रश्न बन के आ जाए उसमें कठिनाई होती ही नहीं है। इसलिए नहीं होती क्योंकि वो रचना जब पूरी पढ़ लेते हैं तो जो ऑप्शन जो बन के प्रश्न भी आता है ना अलग से, जैसे मूल भाव पूछा या, तो उसमें भी वो अच्छे से न्याय कर पाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो ये चौथा ही होगा। भले ही एकदम करेक्ट स्पष्ट उसका उत्तर नहीं निकल के आ रहा हो, लेकिन आप एलिमिनेशन के माध्यम से ये तो जान सकते हैं ना कि ये पूरी रचना हमने पढ़ी है, इसमें ये 3 बातें तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो अगर चौथी बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें टाइम कम होता है पेपर में, बहुत जल्दबाजी में स्पष्ट भी नहीं लिखी है तो भी आप उसको करें आओगे। तो जो भी बुक आप हाथ में उठाएं उसे पूरी करें और अपने सिलेबस पे टिक करते जाएं। सिलेबस भी नेट परीक्षा की तैयारी करके प्लेलिस्ट है, उसमें सिलेबस मिल जाएगा, वो चेक कर लीजिए। जितनी रचनाएं होती जा रही, कहानियां पूरी उपलब्ध हैं, निबंध भी सारे उपलब्ध हैं एक को छोड़कर, जितने भी निबंध सिलेबस में हैं। आप किसी भी राज्य से, किसी भी हिंदी की अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके मित्र कर रहे हैं, कोई बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, तो जितनी भी बुक्स हैं वो सब उपलब्ध हैं, है ना। इसी चैनल पे बहुत सारी उपलब्ध है। और सबसे प्रमुख जो बुक आपको पढ़नी है मेरी राय में, वो रामचंद्र शुक्ल की बुक को 2-3 बार पढ़ दीजिए, आप मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए, है ना। उससे ये होगा कि जो परीक्षाओं में पुराने प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं उसमें हाईलाइट करवाती चलती हूँ, तो वो आप अच्छे से पढ़ लें और 2-3 बार उस बुक को पढ़ लें। अच्छा समय है आपके पास, कोई कारण नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। 6% विद्यार्थी सेलेक्ट हो या 10% या 2%, आप 100% सेलेक्ट होगे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी मदद चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, तो वो आप इसी प्रकार कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और इन वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में
बेटा नीचे पापा हैं, आप उनसे पूछ के जाओ। और व्हाट्सएप ग्रुप में या सोशल मीडिया पे आपके जो भी ग्रुप है, आप इन वीडियोस को उसमें शेयर कीजिए, ठीक है। अब हाँ, इसके अलावा थोड़ी बातें ज़्यादा हो गई, आपका समय थोड़ा अधिक लग रहा होगा, लेकिन फिर भी कहूँगी इसके अलावा ये जो तिब्बत यात्रा बुक है, क्योंकि ये पहले मैंने शुरू कर दी थी, 2021 में शुरू कर दी थी, तो इसे पूरा करवाना जरूरी था, इसे मैं इस चैनल पे पूरा करवाऊंगी। इसके अलावा आपके सिलेबस की, चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहे हैं या नेट कर रहे हैं, जो भी बुक हिंदी साहित्य की आपके सिलेबस में लगी हुई हैं बुक्स, मतलब आपके उपन्यास, नाटक, निबंध वगैरह, कहानियाँ वगैरह, वो सब आपको हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखें और दोनों चैनल्स पर नियमित वीडियोस देखें। वहाँ आपके लिए सुविधा ये भी है कि जैसे कहानियाँ वगैरह हैं तो उनमें आप एक्स्ट्रा टाइम ना दें, अपना जो डेली रूटीन के आप काम कर रहे हैं, घर में कोई बुरी चीज़ नहीं सुन रहे हो, आपके घर वाले भी खुश ही होंगे अगर आप अच्छा सुन रहे हो। तो मोबाइल में अपना स्पीकर ऑन करा और मोबाइल रख दिया, अपने काम करते रहिए। बहनें हैं किचन का काम कर रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, और अपना मोबाइल में बस चालू रखिए और इन्हीं सभी चीज़ों को आप सुनते रहिए। जो पढ़ने वाली चीज़ें, नोट्स वगैरह, वो ध्यानपूर्वक देखते हुए आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, इन सबको आप अपने मोबाइल में ऑन करिए और आराम से सुन लीजिए। तो वो हिंदी बुकशाला भी सब्सक्राइब करके रखना है, वहाँ पर भी नियमित रहें और इस चैनल पे भी आपको नियमित रहना है पढ़ाई के लिए, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी आपकी बातें हो गई। आखिर हमें काम बंद कर देना पड़ा। कुछ भिक्षुक लोग कल भी आकर लौट गए थे, आज वो फिर इंतजार कर रहे थे। उनसे थोड़ी देर बात की। आग्रह हो रहा था कि अभिधर्मकोश की अपनी टीका को भोट भाषा में अनुवाद कर दीजिए, गोया यह कोई दाल भात का निवाला था। अंत में कहा गया कि किसी सूत्र का पाठारंभ कराएं। उनके लिए ग्यांगार के लामा से पाठारंभ कराना भी अधिक पुण्य का काम है। डेढ़ घंटे में पिंड छूटा। वर्तिकालंकार लिखने को हम उकता रहे थे। अब ये इन्हें अपनी उनकी प्रतिलिपि, क्योंकि वो मूल बुक तो देंगे नहीं, तो उनकी कॉपी करनी थी, उसका कॉपी करके लिख के ही कॉपी कर सकते थे उस समय, तो वो करना था। और वो कह रहे थे कि अभिधर्मकोश जो है उसकी जो आपने जो टीका लिखी है या जो आपके पास टीका है उसको भोट भाषा में अनुवाद कर दें, जो कि इनके लिए समय अभाव था, तो संभव नहीं था। वर्तिकालंकार लिखने को हम उकता रहे थे, मतलब उकसे जा रहे थे, जल्दबाजी हो रही थी, परेशान हो रहे थे। सोचा फोटो तो अभी धुलकर देखा नहीं गया, देव भरोसे खेती है, कहीं कुछ नहीं आया तो अफसोस होगा, इसलिए कम से कम एक परिच्छेद तो लिख लेना चाहिए। श्लोकों में गणना करने पर इस परिच्छेद में प्राय 1800 श्लोक होंगे। पहले तो 4-5 ही पृष्ठ होता रहा, किंतु पीछे 6 पृष्ठ का नियम कर लिया। इसके कारण 1-2 बजे रात तक जागना पड़ा और इस प्रकार पहला परिच्छेद 23 अक्टूबर 11 बजे रात को समाप्त हुआ। तो यहाँ पर भी सर्दियों का प्रारंभ हो रहा है, 23 अक्टूबर आ गया है। पहले हम स्पूतों और मूर्तियों के भीतर तालपत्र की पोथियों के डालने की बात को सुनकर बहुत झुंझलाते थे, किंतु शक्य मठ की हजारों तालपत्र की पुस्तकों की जो दशा हुई उसे देखकर कहना पड़ता है, बाहर रखे पत्रों को फाड़ फाड़ कर प्रसादी बांटने से तो उनका स्तूपों में डाल देना ही अच्छा है। भविष्य में कभी तो उनके मिलने की आशा है। शक्य के लंकछैनमो में आचार्य धर्म कीर्ति की एक मूर्ति है। पहले धर्मवर्धन उसकी तस्वीर खींचना चाहते थे, किंतु पीछे देखने पर मूर्ति बिल्कुल साधारण मालूम हुई और उन्होंने उस ख्याल को छोड़ दिया। कहते हैं उस मूर्ति के भीतर धर्म कीर्ति का प्रधान ग्रंथ प्रमाण वार्तिक रखा है। तो सबसे जो मुख्य ग्रंथ इस पूरे यात्रा वृत्तांत में निकल कर आ रहा है वह कौन सा है? धर्म कीर्ति द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ? प्रमाण वार्तिक, है ना। और अभी एक और ग्रंथ का नाम आपने सुना था, वो है वार्तिकालंकार, ठीक है। वार्तिकालंकार और प्रमाण वार्तिक याद हो जाएगा आपको। याद हो जाएगा से मतलब ध्यान रखना है। आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं परीक्षा में उससे प्रश्न पूछा जाए या ना जाए, आपका ज्ञान तो बढ़ रहा है ना। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण एक यात्रा वृत्तांत आप पढ़ने जा रहे हैं, पूरा यात्रा वृत्तांत, पंडित और महापंडित राहुल संस्कृतायन का यात्रा वृत्तांत आप पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो ज्ञान में वृद्धि हो रही है। इसलिए छोटी मोटी चीजें याद रखिए ताकि आप कुछ प्राप्त कर सकें, है ना। कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलता है वैसे तो।
फोंगचौन फोंगव्रंग के लामा को पता लगा था कि गुरुलम लंग में बहुत सी तालपत्र की पुस्तकें हैं। एक ने तो बतलाया कि 3 बड़े बड़े टोकरे भरे हैं। खैर, इतना सुनने मात्र से तो हम फूले न समाते हो नहीं सकते थे। 14 अक्टूबर को धर्मवर्धन जाकर तालपत्रों के 3 छोटे छोटे बंडल लाए। कह रहे थे, इतनी अधिक धूल तो हमने अपनी जिंदगी भर में नहीं देखी। हमारे पास आए बंडल भी काफी धूल रखे थे। देखने पर मालूम हुआ सैकड़ों पुस्तकों के वह एक एक 2-2 पत्रे हैं। सूची बनाना फजूल था। बाद में एकांत मन में वार्तिक अलंकार का लिखना जारी रहा। 18 तारीख को धर्मवर्धन ने वैशाली के कायस्थ पंडित गयाधर की मूर्ति की तस्वीर उतारी। वैशाली बसाठ जिला मुजफ्फरपुर। वैशाली के जो कायस्थ पंडित थे गयाधर, उनकी मूर्ति की तस्वीर उतारी। पंडित गयाधर, जो आजकल यहाँ सिद्ध गयाधर कहे जाते हैं, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भोट आए और कितने ही वर्षों तक रहे थे। डोंगमी लोनचोंग ने इनकी सहायता से कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया था। इसके लिए उसने 300 तोला सोना विदाई दी थी। सक्के लामों की तांत्रिक गुरु परंपरा में होने से यहाँ उनकी मूर्ति रखी गई है। बसाड़ में कुछ कायस्थ घर हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता। पता लगाने पर शायद आज भी बिहार में पंडित गयाधर के वंशज मिल जाएं। पंडित गयाधर संस्कृत के विद्वान होते हुए प्राचीन हिंदी के भी कवि थे। उनकी एक कविता पुस्तक का तंजुर में अनुवाद है। और हमने जब जब हम रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो वहाँ जब हम आदिकाल वाला प्रसंग पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, तब वहाँ पर राहुल सांस्कृत्यायन जी भोट प्रदेश गए थे। वहाँ उन्होंने कुछ ग्रंथों की खोज की है। यह जो है रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में रेखांकित किया है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये हमारे सिलेबस में भी है और यात्रा वृत्तांत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चीज़ों को जब पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब प्रसंग आता है कि उस पुस्तक में ऐसा लिखा है और वो पुस्तक आपने पढ़ रखी हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। 16 से 17 तारीख तक हमारे घर की मालकिन चमछू दीर्घायु श्री लोकेश्वर का न्यू ने व्रत कर रही थी। यह वही व्रत है जिसे मैंने भी अपनी पिछली यात्रा में शुरू किया था, किंतु दोपहर भर की दंडवत में ही परेशान होकर छोड़ दिया था। श्रीमती दीर्घायु श्री मेरी तरह श्रद्धा शून्य नहीं है। वह साल में ऐसे ही कितने ही न्यूने व्रत करती हैं। 20 तारीख को मैंने एक गलती की। दीर्घायु श्री वहां बैठी थी। वर्तिका अलंकार लिखते समय कभी कभी काम की चीज आने पर मैं धर्मवर्धन से बात करने लगता था। उस वक्त वर्तिका अलंकार की एक पंक्ति लिख रहा था। बाल क्रीड़ा में सकल में संसार सुखार्थम धर्म साधनम पश्यताम। धर्म साधन को बाल क्रीड़ा से उपमा देने की बात मैं धर्मवर्धन से कह रहा था। बीच में श्रीमती बोल उठी, क्या बात कही? अंत में मुझे उनके न्यूने का उदाहरण देना पड़ा। मुझे अफसोस हुआ कि दीर्घायु श्री के हृदय पर उन वाक्यों से आघात पहुंचा होगा। तो भी मैं दूसरे दिन मैंने देखा वह उसे भूल गई थी। तिब्बत की सारी यात्रा में श्रीमती दीर्घायु श्री और उनके पति कोशु डोंगिन छोपों से बढ़कर सहृदय व्यक्ति नहीं मिले। तो इनके जो फोटोज आए थे ना, वो भी बहुत स्पष्ट नहीं है ना। और उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, तो ऐसे ही फोटो आते। लेकिन फिर भी मतलब इस तरीके से थोड़ा दुख होता है कि राहुल सांस्कृत्यायन जी के पास आज की तरह मोबाइल होता तो उनकी वो जो यात्रा है, यात्रा वृत्तांत है, वो और अधिक निखर कर हमारे सामने आता। लेकिन फिर भी इन लोगों से हम यह भी तो सीख सकते हैं ना कि इतनी दुर्गम यात्राओं में और कितनी कठिनाइयों को पार करके इन्होंने अपनी यात्रा को पूरा किया और हमें मतलब एक बेहतरीन यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य को इन्होंने अर्पित किया। और इसी के माध्यम से ये हिंदी साहित्य में सदैव अमर रहेंगे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उनमें भी दीर्घायु श्री का व्यवहार अत्यंत मधुर था। वह हमारे खाने पीने की ओर बहुत ध्यान रखती थी। वह कुछ पठित और अधिक संस्कृत तथा मेधावनी महिला हैं। इस दंपत्ति को कोई संतान नहीं है। उस दिन न्यूने की चर्चा करते वक्त मैंने एक दृष्टांत दिया। एक भद्र महिला ने न्यूने व्रत किया। तीसरे दिन पारना के लिए नौकरानी थूकपा यानी सूप तैयार करके लाई।
थुक्पा में नमक थोड़ा कम था। मालकिन ने चखते ही नौकरानी के मुंह पर थप्पड़ मारा। बताओ, न्यूने का सारा पुण्य चला गया या नहीं? दीर्घायुश्री ने शांतिपूर्वक कहा, मारा कहाँ, जरा सा डांटा तो। बात यह थी कि हमारी चमकुशों ने अपनी नौकरानी चंगला के साथ उस दिन पारण करते वक्त ऐसा ही व्यवहार किया था, जिसका कि मुझे जरा भी नहीं पता था। लोग ऐसे ही सिद्ध होते होंगे ना। देखिए कितना रोचक प्रसंग है कि वो किसी और का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन वो घटना उस दिन घटी है। तो अब राहुल संस्कृतायन जी मजाक कर रहे हैं, पूरे मजे ले रहे हैं। पत्र में कह रहे हैं कि लोग ऐसे ही सिद्ध होते होंगे ना, तो वो कह रहे हैं मैं भी सिद्ध हो गया, यानी जो मैं उदाहरण दे रहा हूं वो प्रत्यक्ष में हुआ था उसी दिन। 23 अक्टूबर के वार्तिका अलंकार के लिखने का काम समाप्त हो गया। 24 को वार्तिका अलंकार के फोटो लिए गए, ना लिखे परिच्छेद के दोहरे फोटो ले लिए गए। श्री विलियमसन, पॉलिटिकल एजेंट शिकम, इस वर्ष शक के आए थे। साथ में उनकी पत्नी भी थी। श्रीमती विलियमसन के बारे में चामकुसो दीर्घायुषी का कहना क्या है? भिकमंगन की तरह आई थी, न कानों में आभूषण, न कंठ में माला, मैंने कहा, और न शर पर धनुषाकार शिरोभूषण जो चंकी स्त्रियां धारण करती हैं। पिछली बार श्री विलियमसन से मिलते वक्त श्रीमती वहां न थी। यदि फिर मिलने का मौका हुआ तो श्रीमती विलियमसन से कहूंगा कि आप दूसरी बार भिकमंगन के वेश में न जाएं, अवश्य पेंगौर धारण करके जाएं, और उसके लिए बालों को पहले से बढ़ाकर रखें, क्योंकि वो पेंगौर नामक जो आभूषण है जो शक्य महिलाएं धारण करती हैं, उसको तो बड़े बालों में ही लगेगा ना, तो वो उनके पास है ही नहीं। अब वो उन्हें लगता है कि वो भिकमंगन है। जैसे कि अब वर्तमान में अगर देखें तो प्रियंका गांधी जी को आप देखते होंगे, प्रियंका गांधी, हाँ सही नाम ले रही हूँ मैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, तो उनको जब देखते हैं तो वो जिस तरीके से रहती हैं तो वो भी बहुत से लोगों को अटपटा लगता है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप उन्हें वो नहीं लगती। तो बस वैसा ही है। तो विलियमसन्स भी नहीं पहनती थी आभूषण, इसलिए दीर्घायुश्री को क्या लगता है कि वो भिकमंगन की तरह आई है। 24 तारीख को गुरिमला खंग के 1 दर्जन पुराने चित्रपटों का फोटो लिया और आए हुए आदमियों के साथ फोन चौफ्रुंग के लिए चल दिया। लामा ने भारत आने की इच्छा प्रकट की, किंतु आना मुश्किल है। मैंने भारत के बौद्ध तीर्थों का रास्ता बतला दिया और यह भी कह दिया कि यदि पहले से मुझे खबर मिलेगी तो मैं साथ चलकर सभी पवित्र स्थानों को दिखलाऊंगा। उन्होंने 6 लकड़ी और 2 पीतल की मूर्तियां प्रदान की। सूर्यास्त के बाद हम स्थान पर लौटे। आज हमारे लिए मवजा से घोड़े आने वाले थे, किंतु नहीं आए। अब कल भी प्रस्थान करने की आशा नहीं रही। दूसरे दिन हम फिर ग्यालंग खंग गए और वहां की बहुत सी भारतीय मूर्तियों के फोटो लिए। बोध गया मंदिर के पत्थर के नमूनों के भी फोटो लिए। आज शाम को घोड़े भी आ गए। अब इसका जो यात्रा वृत्तांत है, इसका चतुर्थ खंड आरंभ होता है, जो कि है झेलम की ओर। इसको प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी चतुर्थ खंड को कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो चौथा जो खंड है वो है झेलम की ओर। अब आपकी लासा की ओर की यात्रा करवा चुकी हूं मैं, हम सब ने मिलकर साथ में की है। सांग की ओर की यात्रा भी हम सब साथ में कर चुके हैं। और अब आपकी जो सक्के की ओर है, ये वाली यात्रा भी हम सब ने साथ में पूरी कर ली। अब कल हम कौन सी यात्रा करेंगे? अब हम कल यात्रा करेंगे, राहुल सांस्कृतायन जी, आप और मैं, हम सब मिलकर कौन सी यात्रा पर जाएंगे? झेलम की ओर की यात्रा हम करेंगे। प्रारंभ आज कर देते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए यात्रा को कल करेंगे, है ना, लंबी यात्रा कल करेंगे, लेकिन प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि अभी शाम के 5 बजे हैं, तो अभी तो रात होने में थोड़ा समय है, उजाला है, तो यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए चलते हैं झेलम की ओर। 26 अक्टूबर को 17वें दिन सक्के को 8 बजे सवेरे छोड़ा। यदि भौंट में किसी स्थान को अफसोस के साथ छोड़ना पड़ा तो वह सक्के ही है। यहाँ सबसे अधिक सहृदय जन मिले। जिस दिन सक्के आए थे तब से अब सर्दी अधिक बढ़ गई थी। रास्ते में पानी की नालियां बर्फ हो गई थी। चंगमा यानी वीरी की पत्तियां सूख गई थी और गिरने के लिए हवा के झोंकों की प्रतीक्षा कर रही थी। सक्के उपत्यका जो कभी हरे मखमल के फर्श के समान दिखाई पड़ती थी, सभी घासें पीली हो गई थी। हमारे रास्ते से हटकर लाल काली सफेद खड़ी रेखाओं से अंकित कितने ही घर पड़े हैं। कुछ उजड़े गांवों की टूटी दीवारों को दाहिने बाहिए छोड़ते हम जनशून्य उपत्यका की ओर चढ़ने लगे। आखिरी 2 मील छोड़ चढ़ाई आसान रही। इस जोत का नाम डोंग मोला है।
डोंग जंगली चंवरियों को कहते हैं। वो जो भेड़ जैसा होता है ना वो, तो डोंग किसे कहते हैं? जंगली चंवरियों को डोंग कहते हैं, जिनका अब इधर नाम नहीं है, शायद पहले रहती रही होंगी। उतराई उतरकर हम पानी की धार के किनारे आए। हमने साथियों से कहा, यह गंगा नदी का पानी है, और यह है ही, क्योंकि इस धार का पानी कोसी से होकर गंगा में जाता है। 1:30 बजे हम लोग छुश्योर गोपोन गांव में पहुंचे। यहाँ घोड़ों को चारा दिया गया और हम लोगों ने चाय पी। इस उपत्यका में भी कितने ही मठों और बस्तियों के ध्वंसावशेष हैं। धार की दाहिनी ओर थोड़ा सा ऊपर कितने स्तूप हैं, और नीचे जाने पर दाहिने तट पर लंगडोंग गांव है। यह कभी बड़ा गांव था, जिसके पास में ही एक बड़ा मठ था, किंतु अब कुछ ही घर बचे हैं। एक हमारा देश है, जहां लोगों को जोतने के लिए जमीन नहीं मिल रही, और एक यह देश है जहां पहले के आबाद खेत छोड़ दिए गए। इसका घर भर के लिए एक पत्नी की प्रथा के अतिरिक्त अधिक लोगों का साधु होना है। इसका कारण क्या है कि पूरे घर के लिए एक पत्नी की प्रथा है, और अतिरिक्त अधिक लोगों का साधु होना, और साधु सन्यासी वहां पर ज्यादा होते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि इतने गांवों को उजाड़ने का दोष यहाँ के धर्म को है। बाईं ओर हटकर असाधारण ऊंची दीवारों वाला एक ध्वस्त गांव दिखाई पड़ा। पूछने पर मालूम हुआ कि पहले यहाँ मौन लोग रहते थे, जिन्हें राजा मिवंगतोबग्यंस ने उजाड़ दिया। मतलब 1700-1800 ईस्वी के करीब उन्हें उजाड़ दिया। सूर्यास्त के समय हम मवजा गांव में पहुंचे। कौन से गांव में पहुंच गए? मवजा गांव में। तो अब ये जो मवजा गांव का मैं आपको बता रही थी, तो ये मवजा गांव अब पहुंचे हैं। शुक्योंग चौपे के साले तथा श्रीमती दीर्घायु श्री के बड़े भाई कुशो डोंगिंगला ने चाय से स्वागत किया। यह स्थान 15,000 फुट से अधिक ऊपर होने के कारण अधिक सर्द था। ऊपर से हवा चल रही थी। तो ये जो मवजा गांव है ना, ये सक्के की ओर से उन्होंने प्रारंभ की, लेकिन मवजा गांव उन्हें कहां पर मिलेगा? झेलम की ओर मिलेगा। 10 वर्ष पहले बने पद्म संभव के मंदिर में हमारा आसन लगा। मंदिर साफ तथा सुंदर रीति से चित्रित है। 27 अक्टूबर को मवजा में ही रहना था। हवा के तेज होने से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। कुशा से बात करते वक्त मालूम हुआ कि सक्के मठ के पास अब भी एक छोटा सा राज्य है, जिसमें प्राय 200 गांव और 2000 घर हैं। इनके अतिरिक्त खम प्रदेश में भी कुछ मिल्कियत है। कुशो डोंग छिनपो को कोई संतान नहीं है, यह पहले कह आए हैं। तिब्बत में पुत्र ना होने पर पुत्री के लिए घर जमाई मगपा लिया जा सकता है। कोई संतान ना होने पर किसी दूसरे संबंधी या प्रिय व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना सकते हैं। इसी नियम के अनुसार कुशो डोंग छिनपो ने अपने साले को उत्तराधिकारी बनाया, किंतु उनको भी कोई संतान नहीं। इसी बातचीत में हमें कुशो से उत्तराधिकारी के बारे में पूछा। मालूम हुआ संपत्ति का स्वामी बड़ा लड़का होता है। छोटा लड़का यदि अलग शादी करे तो उसे खाने के लिए कुछ मिल जाता है, पूरा बराबर का हिस्सा नहीं। लड़का न होने पर पुत्री मालिक होती है, और उसके भी न होने पर किसी दूसरे को उत्तराधिकारी बना सकते हैं, किंतु गांव के मालिक का सहमत होना जरूरी है। गांव का मालिक यानी सरपंच या प्रधान आप मान सकते हैं। सरकार के पास या सक्के जैसे राज्य के दफ्तर में हर गांव के प्रत्येक खेत का नाम, नंबर नहीं क्योंकि अभी तक नक्शा नहीं बना था, नाम तथा परिमाण खेत में बोए जाने वाले बीज के हिसाब से, और मालिक के घर का नाम लिखा रहता है। मालिक घर समझा जाता है, व्यक्ति नहीं। पुत्रों में खेत का बंटवारा न होने से यहाँ दाखिल खारिज का झगड़ा नहीं है। पुत्रों में खेत का बंटवारा होता ही नहीं है। जो बड़ा है उसके पास अधिकार रहेगा, वही सबकी भरण पोषण करेगा बस। मवजा से तिंगरी तक के लिए 33 सांग प्राय 9 रुपये पर 3 खच्चर मिले, और 29 अक्टूबर को 8 बजे सवेरे हमने मवजा छोड़ा। तो अब यद्यपि हम कितने को 29 अक्टूबर को ये 8 बजे मवजा स्थान को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। यद्यपि हम नीचे की ओर जा रहे थे तो भी रास्ता समतल सा था। उपत्यका भी बहुत चौड़ी थी। उपत्यका के दाहिने छोर पर एक योगीराज एकांतवास कर रहे हैं।
5 वर्ष से ये एक कोठरी में बंद है। सिर्फ एक छोटा सा छेद है जिससे भक्त लोग हक तीसरे चौथे पानी, ईंधन और बाकी चीजें यहाँ पहुंचा दिया करते हैं। जब तक सिद्ध ना हो जाएंगे तब तक बाहर नहीं निकलेंगे, यही उनकी प्रतिज्ञा है। एक गांव को पार कर हमारा रास्ता दाहिनी ओर को मुड़ा। नीचे दूर तक नदी के बाएं ओर छौंदू का मठ है। किसी समय यह एक सुंदर विशाल मठ था, किंतु अब 2-3 देवालयों और कुछ स्तूपों को छोड़कर बाकी ध्वस्त हो गए हैं। हमारा रास्ता बिल्कुल दाहिनी ओर मुड़ गया और थोड़ा आगे नदी भी भूल भटक कर उधर ही चली आई। एक पहाड़ी की परिक्रमा कर हम निशा की उपत्यका में पहुंचे। आज 2 सप्ताह बाद बाकी यात्रा को आरंभ करता हूं, कारण इस वर्णन से ही मालूम हो जाएगा। तो अब मवजा नामक जो है गांव से ये निकल लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद 2 सप्ताह तक राहुल संस्कृत्यायन जी ने कोई यात्रा वृतांत नहीं लिखा। अब कोई यात्रा वृतांत क्यों नहीं लिखा, इसको हम कल के भाग में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको यह यात्रा वृतांत पसंद आ रहा होगा, ये यात्रा पसंद आ रही होगी। यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, जहां आपको अन्य पुस्तकें मिल जाएंगी सिलेबस के अनुसार, वो उसका लिंक दे दूंगी, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जब आप वीडियो देखें, जो मेरे पुराने साथी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी, तो वीडियो पे यदि कोई ऐड आता है और आपके काम का है तो आप प्लीज़ उसे स्किप ना करें, क्योंकि अभी जो है चैनल धीरे धीरे हमारा ग्रो कर रहा है और उसी क्रम में थोड़ा सा मोनेटाइजेशन वगैरह की जो प्रक्रिया होती है वो चल रही है। तो अगर कोई आपके पास समय है, आपका समय खराब नहीं हो रहा है और कोई ऐड है जो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ उस ऐड को आप थोड़ा पूरा देख लें, उससे भी कुछ सहयोग होगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।